राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं आनंद भाई और आपको जैसे पता है इस समय हम बिहार की यात्रा पे हैं और पटना में आनंद भाई के साथ बात कर रहे हैं। आनंद भाई राम राम। राम राम। आनंद भाई एक बात बताइए, मैंने बिहार के मेरे बहुत सारे सैकड़ों मित्र हैं। एक है भाई कुमार प्रियांक जी। एक और है हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, युवा हैं शिवी स्निग्ध। ये बिहार में लोगों ने अपना सरनेम छुपाना कब से स्टार्ट किया? क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या कारण है? देखिए, ये 80 के दशक में शुरू हुआ था। मतलब जो लोग भी 80 के दौर में पैदा हुए थे उनके नाम में आपको ये परिवर्तन होना दिखाई दे जाएगा। हुआ क्या था, उससे थोड़ा पहले हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो बिहार में एक बहुत पहले 1900 की शुरुआत का जो दौर होता है, 1920 के आसपास का जो दौर होता है, उस समय देखेंगे आप कि कैसे आंदोलन हो रहे थे। तो बिहार में जो जातीय समूह बनते हैं, आप अभी पटना आए होंगे तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जातियों के जो समुदाय होते हैं उनकी रैलियों के पोस्टर, बैनर वगैरह हर जगह लगे हुए हैं। फलाना एकता रैली, चिलाना एकता रैली, ये स्वाभिमान रैली, तो फलाना स्वाभिमान रैली। तो ऐसे ही जो शुरू हुआ था, तो ये सबसे पहला शुरू हुआ था 1894 में। ये था दुसाध वंशीय क्षत्रिय महासभा। दुसाध वंशीय क्षत्रिय जी। तो ये दुसाध वंशीय, दुसाध तो ये पासवान नाम से आप आज जानते हैं। अच्छा, आज पासवान। अच्छा, ये दुसाध होते हैं जी। आज इस शब्द का प्रयोग ना करें, अधिकतर लोगों की भावना इस शब्द पे आहत हो जाती है। अच्छा, अब दुसाध कहलाना पसंद नहीं करते जी। तो अब आप इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये पासी और पासवान एक ही होते हैं? नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, पासी पासवान भी अलग है जी। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में पासी है जी, तो वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। चलिए मूल विषय पे आते हैं जी। तो ये जो नाम चेंज होने का था, तो सबसे पहले जब ये इस तरह के जातीय आंदोलन शुरू हुए तो कुछ समय तक इस तरह के जातीय आंदोलन शुरू हुए और उसके बाद शुरू हुआ एक जनेऊ आंदोलन। तो जनेऊ आंदोलन, त्रिवेणी संघ, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती आज की तारीख में, लेकिन ये चीज़ें जो थी ये बहुत ही फिक्स, बहुत ही परमानेंट और बड़ा ही लंबा इसका इतिहास रहा है। तो जनेऊ आंदोलन जो पहले शुरू हुआ था उसमें जनेऊ पहनने के लिए आंदोलन था। सभी ने कहना शुरू किया कि हम भी जनेऊ पहनेंगे। हम भी? हाँ। मतलब वो जातियां जो पहले जनेऊ नहीं पहनते थे, मतलब गैर ब्राह्मण मान लें। हाँ। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सभी क्षत्रिय भी जनेऊ पहनते हैं। हाँ, नहीं, तो ब्राह्मण पहन रहे हैं, क्षत्रिय पहन रहे हैं, कायस्थ पहन रहे हैं। अच्छा जी। अब बाकी के लोग जो नहीं पहन रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम भी पहनेंगे। से कुछ ने कहा कि हम भी पहनेंगे और उसी समुदाय के कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं पहनने देंगे तुम्हें, हम नहीं पहनने देंगे। हाँ। अच्छा जी। तुम क्यों पहनोगे? तुम क्यों पहनोगे? ठीक है। तो ये जनेऊ आंदोलन था। बाद में जब कर्पूरी ठाकुर का दौर आया तो कर्पूरी ठाकुर का जो दौर था उसमें जनेऊ तोड़ने का आंदोलन था। तो कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिनको पॉलिटिकली करेक्ट जवाब अगर दिया जाए तो बिहार के बहुत बड़े नेता, नामी, फेमस और बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हमारे हिसाब से पूछेंगे तो बिहार का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसमें से एक कर्पूरी ठाकुर का किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में से अंग्रेज़ी हटा दी थी और उसके वजह से। अच्छा, ये काम उन्होंने किया था? जी जी। तो जी। बिना अंग्रेज़ी के भी आप पास कर सकते हैं, बिना अंग्रेज़ी में पास हुए तो उसकी वजह से अंग्रेज़ी पढ़ना जो है बिहार में बच्चों ने छोड़ दिया और आगे फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है वो पिछड़ गए। तो फिर जब 90 के दौर में आप देखेंगे कि आईएएस के एग्ज़ाम में बाकी भाषाओं में परीक्षा देने की परमिशन मिली, तब जा कर के बिहारी जो है वो आईएएस में जाना शुरू हुए। तो आज की डेट में आप देखेंगे तो टॉप मोस्ट जो आईएएस होते हैं, होता क्या है कि आप भाई प्रमोशन तो टाइमली होगा, तो उस टाइम के हिसाब से जो प्रमोशन हुआ, टाइम बाउंड प्रमोशन जो था, उसकी वजह से सबसे सीनियर रैंक पे जो आपको आईएएस दिखेंगे, आईएएस की जो सबसे सीनियर वाली लॉबी दिखेगी, उसमें जो लोग दिखेंगे आपको सबके सब साउथ के। लेकिन 80-90 के बीच में जब ये बदलने लगा, यहाँ बिहार में भी लोग अंग्रेज़ी पढ़ने लगे, तो फिर ये चीज़ बदल गई। बिहार के लोग भी आईएएस में कम्पीट करने लगे और आज की तारीख में ये एक इंटरनल खींचतान का विषय है। वो जो लॉबीज़ होती हैं वो अपना आपस का मामला है, वो लोग जाने कैसे उनको मैनेज करना है भाषा के आधार पर, ये यहाँ होता है।
तो जो जनेऊ तोड़ने का आंदोलन था उसमें उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई नहीं नहीं, तुम अपना जाति जो बता रहे हो ना, ये तुम अपना घमंड दिखा रहे हो, तुम्हें ये घमंड नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, तो तुम अपना उपनाम जो है वो हटा दो। ये किसने कहा? ये कर्पूरी ठाकुर के दौर में शुरू हुआ, जब जनेऊ तोड़ने का आंदोलन शुरू हुआ। इन 70s कह सकते हैं 60s, लेट 60s या 70s? लेट 60s 70s, इस सब दौर में ये सब चल रहा था। तो उस 60s 70s का दौर भी मत कहिए, क्योंकि 70s का दौर आते आते लालू यादव का दौर शुरू हो जाता है। 80s आते आते लालू यादव जो हैं वो पॉलिटिकल एक हस्ती हो जाते हैं, इसीलिए ये उससे थोड़ा सा पहले की बात है। तो जी, उस समय में ये जनेऊ तोड़ने का आंदोलन शुरू हुआ, और उस समय कुछ लोगों ने जो कर्पूरी ठाकुर के समर्थन में थे, उनमें से कुछ ने जनेऊ वगैरह हटाना शुरू किया। बाद में क्या होता है कि जब लालू यादव का दौर आता है तो एक कठिन समस्या शुरू हो गई। होता क्या था कि पुराने दौर में आप मैट्रिक का जब एग्ज़ाम देते थे, आपको याद होगा कि आपने भी बोर्ड के पेपर में अपना नाम लिखा होगा। तो 96 तक करीब 95-96 तक करीब आप देखेंगे तो नाम लिखा जाता था। अब जैसे ही उसने नाम देखा तो वो आपके मार्क काट देगा, आपको प्रैक्टिकल में फेल कर देगा। लिखा हुआ नंबर जो है उसे टाइप करने जब वो जाएगा तो 85 चढ़ा हुआ था तो 58 कर देगा, और कह देगा हो गई गलती, टाइपिंग मिस्टेक है। 85 58 हो गया तो क्या हो गया? सिर्फ सरनेम पढ़ के। तो वहाँ पे जितना आपको झा थे, सिन्हा थे, श्रीवास्तव थे, मिश्रा थे, पाठक थे, ये सारे उपनाम जो थे वो गायब होने लगे। तो आज की डेट में अगर आप बिहार देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें बदली हुई नज़र आएंगी। आज भी हम लोग उपनाम से पहचान लेते हैं बहुत हद तक। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें कि रंजन नाम देखते ही हम लोग दो गैस कर रहे होते हैं कि या तो कायस्थ होगा या फिर ब्राह्मण थोड़े परसेंट हो सकता है, 90% चांस है कि कायस्थ होगा। कश्यप कोई अपना नाम बताए, वत्स, शांडिल्य, ब्राह्मण है, गोत्र का नाम उठा करके ये अपने नाम के साथ जोड़े हुए हैं। सिर्फ कुमार पे नाम खत्म हो रहा है, बहुत चांसेस हैं ब्राह्मण है। रवीश कुमार, कुमार पे खत्म हो रहा है नाम, ब्राह्मण है। तो ये आनंद कुमार क्या है जो सुपर 30 वाला है? भूमियार, अच्छा, ऑलमोस्ट ब्राह्मण। ये सिर्फ फॉरवर्ड्स ने ही ये ट्रिक अपनाई थी या सबने? भाई नंबर आप किसके काट रहे हैं? नहीं, पर मुझे बात है ना, क्या अन्य जातियों के लोग 6 नंबर काटने की स्थिति में पहुंच चुके थे? जिसे झेलना पड़ रहा है। नंबर देने वाले भी तो ज्यादातर सवर्ण थे। कैसे थे समाज में? कौन कहता है? ये फालतू का झूठ है, बेकार की बात है। ये अगर कोई कहता है। अच्छा, एक मिनट, राहुल गांधी का जो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हमेशा रहती है कि कितने परसेंट IAS OBC और दलित में हुए, या इतने बड़े पत्रकारों में कितने दलित हुए, या कितने, तो फिर कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कैसे हो गए थे? भोला पासवान शास्त्री वो कैसे हो गए थे? और भी कई नाम हम गिना सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें जंगल राज का भी कोई रोल था कि नाम बदलने में? जंगल राज का रोल ये होता है कि नाम बदलने देखिए, आपको गोली मार दे कोई घेर करके आपके पूरे गांव को, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो आप जान रहा है कि किस घर में रह रहे हैं और किसे घर से निकाल करके और गोली मारनी है, उस केस में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मैट्रिक का आपका बोर्ड का पेपर जहाँ चेक होने जा रहा है, या जो लोग चेक करने वाले हैं वो आपके पेपर्स के साथ क्या करेंगे, इसमें तो आप थोड़ा प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे नाम में से उपनाम गायब कर दिया। आज क्या स्थिति है? आज भी वही स्थिति है। अब मान लीजिए कि 2 पीढ़ी पहले मेरे घर में किसी ने अपने मेरे उपनाम में से नाम हटा दिया, तो मेरे बेटे के नाम में मैं उपनाम तब जोड़ता हूँ जब वो बिहार के बाहर रहता है, जिसकी की संभावना पूरी है। सबसे ज़्यादा पलायन अगर आप देखेंगे तो भूमियार कम्युनिटी में आपको दिखेगा। पलायन मतलब बिहार छोड़ के जाने वाला भाग गया। अच्छा, ये पलायन जो होता है, जैसे एक बात बताइए ना, जब जंगल राज का दौर था तो बहुत सारे लोग पैसा यहाँ कमाते थे
परंतु बच्चों को यूपी में रखते थे, प्रॉपर्टी वहाँ बनाते थे, घर वहाँ बनाते थे। हम तो ये कहते हैं कि गोरखपुर और बनारस में रियल एस्टेट में जो बूम आया वो आया ही बिहार की वजह से, कि बिहार का सारा इन्वेस्टमेंट वहीं हो रहा था। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। हम दोनों को उठा लेंगे। अच्छा, एक बात है यार, बेचने वाले को भी उठाना है, खरीदने वाले को भी उठाना है। हाँ, बेचने वाले को इसलिए उसके पास नोट आया है, उसके पास नोट आया है इसलिए उठा लिया, और खरीदने वाले को अच्छा बहुत नोट है तुम्हारे पास, तो हम दोनों को उठा लेंगे। तो वो बाहर जाके खरीदेगा, तो वो नोएडा में जाकर के प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो बिहार में जितने आपको दिखेंगे पुराने ज़मींदार परिवारों में से थे, या जिसके पास भी 2, 4, 5 बीघा ज़मीन थी, उसने यहाँ पर अपनी 2 बीघा ज़मीन बेची और वहाँ जाकर के नोएडा में 5 वो मकान खरीद करके बैठ गया, 5 प्लॉट खरीद के। अब वहाँ मकान बन गए हैं। अब आप ऐसे सोचिए, इसको और आगे जोड़ करके सोचिए कि आपको और क्या क्या चाहिए होता है। आपको बढ़िया स्कूल चाहिए होता है, बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होती हैं, सड़कें बढ़िया चाहिए होती हैं, आपके बच्चे कहीं स्कूल जा पाएँ, बच्चे कहीं खेलने के लिए पार्क में जा पाएँ, बच्चों को अच्छा माहौल मिल पाए। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो आखिर आप किसके लिए कमा रहे हैं? परिवार के लिए। उनको ये सुविधाएं देना चाहेंगे आप, तो वो तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, तो आप उसको यहाँ क्यों रखेंगे? आज की तारीख में लेट्स से एक आदमी जो कि 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन। 1 लाख रुपए की सैलरी कोई अनकॉमन नहीं है। नहीं, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग भी आजकल तो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं 1 लाख रुपया। अब लेट्स से 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो उस 1 लाख रुपए को हम महीने में खर्च कहाँ करेंगे? 2000 के बदले 2500, 5000 वाली जो स्कूल होता है उसमें अपने बच्चे को भर्ती करना चाहेंगे। ज़्यादा जहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही हो, ज़्यादा जहाँ सुविधाएं मिल रही हों, स्कूल बस अच्छा हो, यूनिफॉर्म अच्छा हो, कहीं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह में ले जा रहे हों, ऐसे स्कूल्स में भर्ती करना चाहेंगे। तो भैया मेरी पत्नी भी चाहेगी कि भाई हम किसी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर सोसाइटी अच्छी हो, हम जिन लोगों से मिले जुलें वो ढंग के लोग हों। तो अगर वो चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मैं अगर आ भी जाता हूँ बिहार में काम करने के लिए, तो मेरी पत्नी तो आने को तैयार नहीं होगी। वो तो बोलेगी ना कि भाई मेरा बेटा जो है वो किस स्कूल में जाएगा वहाँ, तो हम क्या बताएंगे? आप बताइए कि मेरी पोस्टिंग लेट से सिवान हो जाती है, कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे हम अपने बच्चे को? ये तो क्या यहाँ के स्कूल्स की व्यवस्था वाकई इतनी खराब है? नहीं, अच्छे स्कूल्स नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आबादी का दबाव भी तो आप देखिए। आप 12 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं, सबसे सघन आबादी दुनिया भर में, सबसे सघन आबादी जहां होती है, आप उस राज्य की बात कर रहे हैं। स्कूल्स की गिनती नहीं है ऐसा नहीं, स्कूल्स की गिनती है, लेकिन ज़रूरत उससे भी ज़्यादा की है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जंगल राज के दौर में या कठिन जब दौर था, जब ये जितने लोग चले गए यहाँ से, या जिन्होंने प्रॉपर्टी दिया, बच्चों की फैमिलीज को शिफ्ट कर दिया, फिर वो लौट के आए या फिर वहीं के हो गए? कोई नहीं लौट के आया। कौन लौट के आता है? मेरे भाई बहनों से हम अपेक्षा नहीं करते कि लौट के आए। लौट के आएगा तो यहाँ नहीं रह सकते। चलिए, एक बड़ा कठिन सवाल पूछ रहा हूँ। पिछले 20, 30, 40 सालों में बिहारी शब्द जो है ना गाली बन गया। इस बात को बिहार के रहने वाले लोग, या जो बिहार के जो कर्ता धर्ता नीति निर्धारक लोग, या जो बिहार का हुजू है, इस फैक्ट को रियलाइज करता है? डोमेस्टिक वायलेंस देखा है आपने? पत्नी की पिटाई। उसकी पत्नी से आप पूछने जाएंगे कि पीटता है तुम्हें तुम्हारा पति, वो क्या बोलेगी? कबूल लेगी क्या? नहीं, है मेरा पति मेरा देवता है। आपने जवाब दे दिया अपना। वो रियलाइज करता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। कि बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, ये चीज़ वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे जैसे कुछ लोग जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि भैया मुझे नौकरी नहीं मांगनी किसी से,
तो हम रिस्क ले सकते हैं, तो हम बोल देंगे कि हाँ होता है ऐसा, देते हैं गाली। बिहारी शब्द गाली की तरह इस्तेमाल होता है। दिल्ली की बसों में अगर आप देखेंगे, अबे बिहारी है क्या, अगर आप ढंग से नहीं चल रहे। नहीं, पंजाब में, जब मैं पंजाब में रहता हूँ, वहाँ के लिए तो बिहारी इज एन एक्सट्रीमली डेरोगेटरी वर्ड। ठीक है, तो वो होता है। आपने जो देखा वहाँ बिहार का जो आदमी पंजाब में गया, वो खेत में मजदूरी करने गया था। सबसे गरीब वाला किसान, भूमिहीन किसान जो था, जिसके पास मजदूरी के अलावा कोई स्कोप नहीं जो था, सबसे गरीब आदमी था वही जाके वहाँ मजदूरी वो वहाँ मजदूरी कर रहा था। आप अगर गुजरात में देखने जाएंगे तो फैक्ट्री वर्कर जो था वो वहाँ गया था। नहीं, पर लेकिन सुपरवाइजर के रैंक पे वो तो तुरंत पहुँच जाएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है, स्किल वो सीखना चाहता है, मेहनती है, और टैलेंट वगैरह कितना भी हो वो सब कोई मैटर नहीं करता। कंसिस्टेंसी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, वो आप भी जानते हैं। नहीं, मुझे मेरा एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। व्यालोक भाई हमारे, वो तो लखनऊ तक को बिहार में कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि इनफैक्ट बिहार जो है वो लखनऊ तक है। मैं पंजाब में रहता हूं। पंजाब में सुल्तानपुर लोधी नाम का एक बहुत छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे में करीब 100 फैमिलीज रहती हैं जो कि सब्जी का धंधा करती हैं। वो सब गाजीपुर से, सही पूछते, एग्जैक्टली गाजीपुर जिला। अच्छा, ये भी एक स्पेशलिटी है, किसी एक जिले के लोग कहीं ज्यादा होना। तो 100 परिवार हैं, सब गाजीपुर के हैं। तो उसमें से एक प्रमुख परिवार, बाई चांस वो मेरा फेसबुक और यूट्यूबर होने के नाते उन्होंने मुझे पहचान लिया हुआ है। अरे बोले, आप तो दद्दा है? बोले हाँ। तो ऐसे मेरी उनसे बातचीत होने लगी, तो उन्होंने बताया कि हम लोग पिछले 20 साल से यहाँ हैं। उनके परिवार के 12 सब्जी के ठेले लगते हैं, 12। अच्छा, बाईकास ठाकुर। तो एक दिन ऐसे ही बातचीत, मैंने कहा वो फलाने ना लोग तो हो बड़का बाबू तुहार कि नहीं, वो यहाँ ना रहना, वो तो घर ही रहना। मैंने कहा वहाँ का कर रहना? तो वहाँ मजाक बोला कि वो खाली सूटकेस में पैसा रख के खाली जमीन खोजे ना। तो मैं सीरियस हो गया। तो मैंने फिर मन में हिसाब लगाया, मैंने कहा यार, इस आदमी के 12 सब्जी और फ्रूट के स्टॉल लगते हैं, 12। मैंने कहा यार, ये तो प्रतिदिन एक सब्जी, पंजाब में एक सब्जी और फ्रूट का स्टॉल में 2 से 3 हज़ार रुपये की शुद्ध बचत पर डे की। तो मैंने कहा यार, जो परिवार 35,000 रुपये रोज कमा रहा है, तो वो काहे नहीं गाजीपुर में सूटकेस में नोट भर के जमीन खोजेगा, जो 35,000 रुपये जिसकी रोज की आमदनी। तो मैंने कहा यार, ये 100 परिवार जो, तो भैया बोला साहब, कहता है यहाँ कोई ऐसा परिवार नहीं जो 10,000 रुपये रोज ना कमा रहा हो, क्योंकि हर परिवार के 2, 3, 4, 5 लोग लगे हुए हैं। तो सर, एक परिवार के 5 लोग अगर दिल्ली, मुंबई, सूरत में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और अब वो नौकरियां नहीं करते, स्वरोजगार, छोटे छोटे स्वरोजगार करते हैं जिसमें पूंजी 0 लगती है, तो ये तो पूरा बिहार ये कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यही मेहनत कश लोग जो है। कुछ जगहों पे हमने देखा कि हमने पूछा कि क्या करते हो, तो पता चला कि प्लम्बर का काम कर रहा है, और पूरा गांव, यस, पूरा गांव, एकदम सही कहा आपने। तो भाई आपको मालूम है, आपके बिहार का एक गांव है जो पूरे हिमाचल में एक गांव के करीब 100-150 लोग हैं जो खाली वॉलपेपर चिपकाते हैं। हिमाचल की बात कर रहा हूं, हमने उसी से चिपकाया। उसने बताया कि साहब, मेरे गांव के कम से कम 150 लड़के हैं जो सिर्फ वॉलपेपर के स्पेशलिस्ट हैं। कुछ लोग सिर्फ ये टाइल्स बिछाने के स्पेशलिस्ट हैं। पता लगा एक आया था, उसने फिर पूरे गांव को सिखा दिया। एक आया था, वो फिर अपने चचेरे भाई को लेकर के आया। हाँ। फिर वो चचेरा भाई जो अपने, तो ये जो पैसा मोटा कमा रहे हैं वहां, वो प्रोस्पेरिटी भी बिहार में लौट के आती है। उसका एक छोटा सा हिस्सा लौट के आता है। मतलब ये इन्वेस्ट भी वहीं कर रहे हैं क्या? छोटा सा हिस्सा लौट के आता है। वो कैसे, वो समझिए। अब जैसे बिहार से कोई गया दिल्ली में, उसने काम करना शुरू किया और कुछ पैसे कमाने लगा, वापस आकर के उसमें से कुछ ने छोटी मोटी ज़मीनें खरीदी यहाँ। अब वो पहले जब गया था तो वो 100% भूमिहीन मजदूर था। ठीक है, उसके पास सिर्फ एक झोपड़ी थी।
तो उस झोपड़ी की जगह एक मकान हो गया, कमरा बना लिया, मकान बना लिया, माँ बाप को थोड़ा इज्जत से बेसिक सुविधाएं जुटा ली, हाँ। और भूमिहीन का टैग हटा लिया, चाहे 10 हिस्सा खरीद लिया। ठीक है, लेकिन एक मेजॉरिटी ऐसी थी जिसको पता था कि यहाँ लौटने पर मेरे बच्चों के लिए या मेरे फ्यूचर के लिए कोई स्कोप नहीं है, तो उसने खरीदना शुरू किया, वो जहाँ रह रहा है वहीं पे। तो आज जो आप दिल्ली में देखते हैं, यमुना पार का जो विधायक होता है उसके नाम में झा लगा हुआ होता है, वो यहाँ से आता है, उसका वोटर। तो 3 पीढ़ी में वो वहीं का हो गया है, कोई उसमें से कोई गांव लौट करके नहीं गया। उसको पता है कि गांव कहाँ है, मेरा रिश्तेदार होंगे वहाँ पे मेरे, लेकिन अगर वो कभी लौट के आएगा 1 या 2 दिन के लिए किसी पूजा में, तो ठीक है। अलग अलग गाँव में अलग अलग पूजा होती है जिसमें गाँव के लोग लौट के आते हैं। कहीं पे कृष्णा पूजा होती है, कहीं पर देवी की अष्टमी होती है। पर वो उस लौट के आने को क्या, जो साल में एक बार आ रहा है, तो वो साल में एक बार लौट के आएगा, उस पूजा में वो चंदा वगैरह देगा, योगदान देगा अपना। पर फिर ये छठ और दीपावली की में ट्रेनों में इतनी जो भीड़ आती है, देखिए बिहार से जो भी दिमाग वाले लोग थे, जिनका IQ बेहतर था, वो सबके सब पलायन करके भाग गए। वो सब छठ पे आते हैं, वो छठ पे वापस आते हैं, इसीलिए आपको अंतर नजर आएगा। कम IQ वाले जो लोग होते हैं वही बिहार में बसते हैं। तो सड़कें गंदी कर देंगे, कूड़ा कहाँ फेंकना है इसकी तमीज़ नहीं है उनको, पॉलीथीन उठा करके नाली में डाल देंगे। और जब छठ में ये सारे ज़्यादा IQ वाले घर पे वापस आए रहते हैं, उनके सामने वो हरकत करोगे तो टोक देगा, क्या बेवकूफ़ी है। तो अपने ही घर का जब टोक देगा तो उस समय तो आप करेंगे नहीं ये हरकत, उस समय आप सुधर जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि ये ज़्यादा IQ वाले लोग जब बिहार में मौजूद हैं तो ओवरऑल समाज का एवरेज IQ जो है वो बढ़ गया, तो समाज जो है वो डिसेंटली बिहेव करने लगा। ट्रैफिक सेंस आ जाएगा लोगों में अचानक, आपको गाली नहीं देंगे, ओवरटेक करके और रैश ड्राइविंग करके नहीं निकलेंगे, तमीज़ से गाड़ी चला रहे होंगे। तो ये उसी समय होगा जिस समय वो ज़्यादा IQ वाले लोग यहाँ आकर के बैठे रहेंगे। जैसे ही वो वापस चले जाएंगे बैक टू स्क्वायर वन। आपको लगता है कभी बिहार से पलायन रुक जाएगा? कभी कोई ऐसा दिन आएगा? रुक जाएगा। क्यों? थोड़े टाइम तक अगर ऐसी वाली व्यवस्था रही तो रुक जाएगा। क्यों? देखिए, हम लोग डिस्पाइट द गवर्नमेंट काम करते हैं या इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं, जैसे भी आप कहना चाहें। सरकार के होने के बावजूद हम काम कर लेते हैं, ये हमारी मेहनत है। हम लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि कोई और एहसान करेगा, ला करके हमको देगा, तब हम लोग उससे कुछ हमारा जीविकोपार्जन हो पाएगा, ऐसा मानते नहीं हैं हम लोग। हम लोग को पता है कि कोई नहीं आने वाला पूछने, तो उसके लिए हम लोग डायलॉग देते हैं, जिसकी पीड़ा वही उठाए बीड़ा। तो भाई गरीबी तुम्हारा दर्द था, आप गए पलायन करके और कहीं और मजदूरी की, और कहीं और जब आप जाते हैं तो आपको कोई देख नहीं रहा कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप होटल में वेटर का काम करते थे, बहुत अच्छी बात है, पैसे आप कमाए, घर लौटने लगे, घर लौटने पे आपसे पूछा गया क्या करते हो वहाँ पे, आपने कह दिया ATM में गार्ड। जूठे बर्तन उठाते हैं ये नहीं बताना पड़ा, क्योंकि किसी ने नहीं देखा। यहाँ वही आदमी रिक्शा नहीं चलाएगा, दिल्ली में जाके बहुत आराम से सुलभ शौचालय में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, 4 पैसे कमा के घर आ जाता है। तो सरकार के होने के बावजूद पलायन बिहार में मुद्दा है, कभी बना? पलायन हमेशा से मुद्दा रहा है। हाँ, आप अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो वो लोग इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे पहले। अब अभी की अगर हम लोग बात करें तो क्या कोई ऐसी पार्टी है जो कहती है हम पलायन रोक के दिखाएंगे? कहने वाली एक ऐसी पार्टी है। कौन? ये प्रशांत किशोर वाली जो पार्टी है, इन्होंने जनसुराज जी। तो कहने वाली पार्टी जो होती है वो ऐसी एक पार्टी है। कई बातें जो वो कर रहे होते हैं वो सही तो हैं, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं होंगी। और उस पर भरोसा नहीं होता लोगों को, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हालांकि उन्होंने बातें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिजल्ट उनके पास चुनाव के बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगले वीडियो में जरा, अगला वीडियो पूरा का पूरा जो है जनसुराज पे बात करेंगे। तो देखिए, पलायन मुद्दा है, रहेगा, पलायन लोगों को परेशान करता है, पर पलायन एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है बिहार की। और
पलायन हमेशा खराब नहीं होता, कई बार पलायन बहुत अच्छा भी होता है। पलायन से बिहार में प्रॉस्पेरिटी भी आई है, या जो लोग यहाँ से पलायन करके चले गए, सम ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड। मैं आज एक बात कहता हूँ, वो जमाने गए जब दिल्ली पंजाबियों का शहर होता था और दिल्ली के नेता मदन लाल खुराना और वीवी के मल्होत्रा जैसे लोगों थे। आज आई एम प्राउड टू से कि दिल्ली बिहारियों का शहर है, पूर्वांचलियों का शहर है, और आज उनके नेता शीला दीक्षित, बेशक वो कहीं की भी थी पर कहलाती थी पूर्वांचली, और आज दिल्ली के जो नेता हैं वो सब पूर्वांचली हैं, और दिल्ली में सरकार पूर्वांचलियों की बनती है, पूर्वांचलियों के कारण बनती है। तो आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली चर्चा जनसुराज और पीके पे। आनंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री राम।